हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ। तो हमने पहले लोकतंत्र के गुणों और लोकतंत्र के दोषों की चर्चा की। तो अब हम लोकतंत्र के गुणों और लोकतंत्र के दोषों के दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करके इस निष्कर्ष पर पहुँच कर ये चर्चा करेंगे कि ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियाँ हैं जिनको अपनाने से लोकतंत्र का जो शासन है वो सफल सिद्ध हो सकता है। तो इसके लिए हम लोकतंत्र की सफलता के लिए जो आवश्यक परिस्थितियाँ हैं उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो ऐसी परिस्थितियों के लिए सबसे पहले जो परिस्थिति हम मान सकते हैं वो है शांति तथा व्यवस्था। शांति तथा व्यवस्था है वो लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है। लोकतंत्र की सफलता के लिए जो पहली आवश्यक परिस्थिति है वो शांति तथा व्यवस्था। लोकतंत्र की सफलता के लिए जरूरी है कि देश में आंतरिक व्यवस्था सामान्य हो और युद्ध और बाहरी आक्रमण का भय भी नहीं हो। ऐसी स्थिति में सत्ता का विकेंद्रीकरण बना रहता है और व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का उपयोग कर सकते हैं। सत्ता का विकेंद्रीकरण का मतलब अलग अलग राज्यों में राज्य सरकारें अपने अपने स्तर पर शासन प्रशासन का संचालन करती रहती है। किसी एक सरकार के हाथ में सत्ता का केंद्रीकरण नहीं होता है। उससे क्या होता है, व्यक्ति की स्वतंत्रता है वो बनी रहती है। फिर दूसरी परिस्थिति है सुदृढ़ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था। लोकतंत्र की सफलता के लिए जरूरी है कि राष्ट्र की अर्थव्यवस्था पर्याप्त मजबूत हो। यदि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था औद्योगिक संकट से गुजर रही होती है तो लोकतांत्रिक व्यवस्था लड़खड़ा जाती है। यदि किसी भी देश की में यदि आर्थिक व्यवस्था ठीक नहीं है तो वहाँ पे लोकतंत्र की सफलता की कल्पना नहीं कर सकते। आधुनिक काल में भी लैटिन अमेरिका के राज्यों में लोकतंत्र की असफलता का एक बड़ा कारण आर्थिक अव्यवस्था है। अनेक अफ्रो एशियाई राज्य भी ऐसे संकट से गुजर रहे हैं। तीसरा है आर्थिक समानता की स्थापना। आर्थिक समानता की स्थापना से ये मतलब है कि लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए केवल इतना ही जरूरी नहीं है कि केवल राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था ही शक्तिशाली हो, जबकि इसके लिए ज़रूरी है कि राज्य में यथासंभव आर्थिक समानता अर्थात गरीबों और अमीरों के बीच में आर्थिक रूप से गरीबी और अमीरी के बीच में चौड़ी खाई नहीं होनी चाहिए। यानी आर्थिक रूप से बहुत अधिक गरीब भी नहीं होने चाहिए लोग और बहुत अधिक अमीर भी नहीं होने चाहिए। उनमें आर्थिक रूप से समानता होनी आवश्यक है, तभी लोकतंत्र जो है वो सफल हो सकता है। फिर चौथा है सामाजिक न्याय की स्थापना। सामाजिक न्याय की स्थापना मतलब लोकतंत्र की सफलता के लिए जरूरी है कि व्यक्तियों के बीच में धर्म, जाति, भाषा, रंग, नस्ल, लिंग, जन्म आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाए। सभी व्यक्ति कानून के सामने समान माने जाए और उन्हें न्यायालय समान कानूनी संरक्षण दे, तभी लोकतंत्र जो है ऐसी परिस्थिति में ही सफल सिद्ध हो सकता है। फिर पांचवा है शिक्षित व जागरूक जनता। लोकतंत्र की सफलता के लिए जनता का शिक्षित और जागरूक होना भी आवश्यक है। शिक्षित जनता ही लोकतंत्र की समस्याओं तथा इसकी प्रक्रिया को समझने में समर्थ होती है और एक स्वस्थ जनमत का निर्माण करती है, यानी एक स्वस्थ सरकार का निर्माण करती है। क्योंकि पढ़े लिखे और शिक्षित लोग ही उनको विवेक रहता है कि कौन सरकार का बेहतर संचालन कर सकते हैं। फिर है जनमत का निर्माण। लोकतंत्र की सफलता के लिए जनमत निर्माण के साधनों की स्वतंत्रता भी आवश्यक है। जनमत निर्माण के साधन में अलग अलग जो मीडिया होती है, प्रेस वगैरह, वो सब आते हैं। तो इसका अर्थ है कि प्रेस, साहित्य, रेडियो, सिनेमा, दूरदर्शन आदि पर सरकारी नियंत्रण नहीं होना चाहिए। जब जनमत निर्माण के साधन स्वतंत्र होते हैं तभी नागरिक संगठित रूप से और शांतिपूर्ण ढंग से सरकार की लोकतंत्र विरोधी नीतियों व कार्यों की आलोचना करने में सफल होते हैं। फिर सातवां है नागरिक, नैतिक और राष्ट्रीय चरित्र। यानी देश में नागरिक चरित्र, नैतिक चरित्र और राष्ट्रीय चरित्र होना आवश्यक है। जब किसी समाज में नागरिक, नैतिक व राष्ट्रीय चरित्र श्रेष्ठ होता है तो वहाँ लोकतंत्र की सफलता की बहुत उम्मीद होती है। ऐसे समाज में व्यक्ति अपने अधिकारों व कर्तव्यों का उचित प्रयोग करते हैं। वे सार्वजनिक समस्याओं पर लोकहित की दृष्टि से विचार करते हैं।
और अपने साथी नागरिकों के प्रति सहिष्णुता, उदारता, सहानुभूति, सेवा, प्रेम आदि का व्यवहार करते हैं और अपने राष्ट्र से प्रेम करते हैं। फिर 8वां है सत्ता का विकेंद्रीकरण तथा स्थानीय शासन। सत्ता का विकेंद्रीकरण का मतलब मैंने बताया आपको कि सत्ता अलग अलग राज्य सरकारों में बटी होनी चाहिए, केवल केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, यानी सत्ता का जो संतुलन है वो एक ही सरकार के पक्ष में नहीं होना चाहिए। और स्थानीय स्वशासन मतलब जो हमारी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, हमारे स्थानीय ग्रामीण इलाके में पंचायती राज व्यवस्था या शहरी इलाकों में नगरीय निकाय जो है उनके बारे में, उनको हम स्थानीय स्वशासन कहते हैं। तो स्थानीय स्वशासन में क्या होता है, सत्ता का विकेंद्रीकरण होने पर ही जनता में विभिन्न वर्ग शासन के कार्यों में भाग लेते हैं और लोकतंत्र को सफल बनाते हैं। लोकतंत्र में विकेंद्रीकरण का एक अच्छा जो उदाहरण है वो स्थानीय स्वशासन का ही है। स्थानीय स्वशासन के माध्यम से ही सामान्य व्यक्ति शासन कार्यों में रुचिपूर्वक भाग लेता है और उसे सही मायने में नागरिकता की शिक्षा भी प्राप्त होती है। फिर है नागरिक स्वतंत्रताएं। नागरिक स्वतंत्रता का अर्थ है कि नागरिकों को विचार प्रकट करने, संगठन बनाने, सभा करने तथा शांतिपूर्ण आंदोलन करने की स्वतंत्रताएं प्राप्त होनी चाहिए। यदि नागरिकों को ये स्वतंत्रता प्राप्त होती है तभी नागरिक सरकार की अनीतिपूर्ण जो भी कार्य है उनका विरोध कर सकते हैं। फिर 10वां है लिखित संविधान तथा लोकतांत्रिक परंपराएं। लिखित संविधान का अर्थ है कि संविधान की भाषा बहुत स्पष्ट होनी चाहिए ताकि उसकी व्याख्या को लेकर विवाद और भ्रम उत्पन्न नहीं होना चाहिए। इसके अलावा संविधान संशोधन की पद्धति जो है वो कठोर होनी चाहिए ताकि कोई राजनीतिक दल अपने बहुमत का लाभ उठाकर लोकतंत्र को अधिनायक तंत्र में नहीं बदल दे। यानी कोई भी सरकार तानाशाही नहीं हो सकती, क्योंकि उनको कानून में बदलाव करने के लिए अपने बहुमत के अलावा अन्य विपक्षी पार्टियों का भी सहयोग आवश्यक है और विपक्षी पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि सत्ता पक्ष है वो शक्तिशाली हो जाए। इसलिए यदि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है वो कठोर रहेगी तो कोई भी सरकार है वो तानाशाही नहीं बन पाएगी। फिर 11वां है स्वतंत्र व शक्तिशाली न्यायपालिका। लोकतंत्र की सफलता के लिए एक शक्तिशाली स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना भी जरूरी होती है, क्योंकि ऐसी न्यायपालिका ही कार्यपालिका को कानून का उल्लंघन करने, कार्यपालिका यानी सरकार को कानून का उल्लंघन करने और अत्याचारी बनने से रोकती है। व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानून यानी संसद द्वारा जो भी कानून बनाए जाते हैं, ऐसे यदि कोई असंवैधानिक कानून उनके द्वारा बनाए गए हैं तो उसको अवैध घोषित करती है। ऐसी न्यायपालिका ही नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा भी करती है। फिर 12वां है नागरिकों का 12वां है योग्य व निष्पक्ष कर्मचारी तंत्र। यानी जो कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी है वो योग्य होने चाहिए और निष्पक्ष होने चाहिए। लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों द्वारा बने गई नीतियों को कर्मचारी तंत्र ही लागू करता है। लोकतंत्र की सफलता के लिए ये जरूरी है कि कर्मचारी तंत्र न केवल प्रशासनिक दृष्टि से अपने कार्य में कुशल हो यानी योग्य हो, जबकि क्या होना चाहिए, उससे आम जनता के लिए सेवाभावी भी होना चाहिए। उसे सदैव दलगत राजनीति यानी पार्टी को हित में ध्यान नहीं देना चाहिए, यानी उसको पार्टी हित से अलग रहकर, तटस्थ रहकर निष्पक्ष रहना चाहिए। फिर 13वां जो है वो है स्वस्थ व सुसंगठित दलीय व्यवस्था। स्वस्थ व सुसंगठित दलीय व्यवस्था। लोकतंत्र की सफलता के लिए जरूरी है कि राजनीतिक दलों का निर्माण स्वस्थ आधार पर हो। उनका संगठन क्षेत्रीय, भाषाई अथवा सांप्रदायिक आधार पर नहीं होना चाहिए, अपितु राष्ट्रीय आधार पर होना चाहिए। इसका अर्थ है कि राजनीतिक दलों का निर्माण राष्ट्रीय स्तर की आर्थिक एवं राजनीतिक समस्याओं को लेकर होना चाहिए, न कि अपनी पार्टी की समस्याओं को लेकर और न ही किसी धर्म विशेष की समस्याओं को लेकर होना चाहिए। फिर 14वां है योग्य व निष्ठावान राजनेता। यदि राजनीतिज्ञ जो है कोई नेता वह भ्रष्ट, अवसरवादी, झूठे, सत्ता के लोभी, समर्थकों को अनुचित लाभ पहुंचाने वाले और कुत्सित भावनाओं
को भड़काने वाले होते हैं तो वे लोकतंत्र को वीरतंत्र में बदल देते हैं और देश के सामने नेतृत्व का संकट पैदा हो जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र की सफलता के लिए योग्य, बुद्धिमान तथा लोकतंत्र में निष्ठा वाले राजनीतिज्ञों का होना बहुत आवश्यक है। फिर 15वां है सार्वजनिक हित की राष्ट्रीय योजनाएं। विकासशील देशों में लोकतंत्र की सफलता के लिए जरूरी है कि शासन द्वारा ऐसी राष्ट्रीय योजनाएं बनाई जाए जो एक और कृषि व उद्योगों के संतुलित विकास में सहायक हो और राष्ट्र की आय की वृद्धि करती हो तथा समाज के श्रमिक वर्ग यानी मजदूर वर्ग और कमज़ोर वर्ग जो भी है, गरीब तबके के लोग हैं, उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में सहायक हो। यदि ऐसी सार्वजनिक हित की जो राष्ट्रीय योजनाएं बनेगी तो लोकतंत्र निश्चित रूप से सफल होगा। और अंतिम आज हमारे अध्याय का अंतिम जो टॉपिक है वो है आधारभूत मामलों में राष्ट्रीय सहमति। यानी यदि लोकतंत्र की सफलता के लिए ये अत्यंत आवश्यक है कि आधारभूत मामले जो है उसमें समाज के बहुसंख्यक यानी जिनकी ज़्यादा संख्या बहुमत में जो लोग होते हैं वो और अल्पसंख्यक जिन जातियों या वर्ग की संख्या बहुत कम है, ऐसे लोगों की और राजनीतिक दलों की सहमति हो। हम जैसे कह सकते हैं कि मान लो कोई राष्ट्रीय संकट उत्पन्न हो गया या कोई बाहरी आक्रमण हो गया किसी अन्य देश का, देश की संप्रभुता पर खतरा हो गया है या फिर राज्य में आंतरिक गड़बड़ी हो गई जैसे नक्सलवाद की समस्या है, अन्य कोई विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गई जैसे मान लो आप ये भूकंप है, बाढ़ है, ऐसी कोई भी आपदा आ गई है, तो ऐसी स्थिति में सारे जो राजनीतिक दल है, चाहे सरकार में हो चाहे सरकार के विरोध में यानी विपक्ष में हो, सबको ऐसी स्थिति में संकट काल में एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए और सब एक मत होकर राष्ट्रीय सहमति बनाकर देश को इस प्रकार के संकट से उबारना चाहिए। तो हमारा ये जो अध्याय है लोकतंत्र वो आज समाप्त होता है। ओके, थैंक यू।